लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमाया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी। कहा 75 वर्षों से कांग्रेस का भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने का रहा है तरीका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली। गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल। जनता से विपक्षी गठबंधन के साथ का किया आह्वान। खेल की खबरों में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता मायामी ओपन पुरुष युगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन की जोड़ी को दी करारी शिकस्त। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर का पर्व। ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में प्रार्थना कर एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं कृतिका और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान का, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। और मुझे खुशी है आज हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, चाहे हमारे कुछ भी मतभेद हो। हम येचुरी साहब डी राजा केरल में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ इस बड़े कॉज के लिए, इसके लिए हम एक होकर एक मंच पे हम आते हैं। उसी ढंग से हम आप आदमी से हम यहाँ पर लड़ते हैं, पंजाब में लड़ते हैं, तो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए एक मंच पे है। तो ये जो बना, ये इंडिया गठबंधन जो बना, देश के रक्षा के लिए, लोगों के रक्षा के लिए और आपके हिफाजत के लिए बना, या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। अगर वो व्यक्ति संविधान बचा, हर व्यक्ति बचेगा, और जो अच्छा काम करता है वो जरूर बचेगा। तो इसीलिए भाइयों, मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा, हम लड़ेंगे और बीजेपी को ये बताएंगे, भाई तुम्हारा ज्यादा हुआ, बस करो। लोग अंडर करंट है, आप ये मत सोचो 400 पार की जो बात करते हैं, ये 400 होने वाला नहीं है। चुप लोगों को डराना धमकाने की बात करते। अरे हमारे पास वो हिम्मत है, हमने कई लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने कई लड़ाई लड़ी है। बीजेपी के लोग तो एक बार 2 सीट आए थे, उनके 2 ही सीट, आपको मालूम होगा, दिल्ली वाले आप बेहतर जानते हैं। तो ये 2 सीट लिए सो लोग बार बार दूसरों को गालियां देते हैं। तो इसीलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आखिरी में एक बात कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा, तो वो ये है कि इंडिया गठबंधन के लिए जो मुश्किलातें हैं, उन मुश्किलातों को हम सब मिलके दूर करेंगे। और मोदी का क्या है, कोर्ट भी उसके पास है, पुलिस भी उसके पास है, सभी कुछ उसके पास है। और इसीलिए मैं एक शायर ने लिखा है, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कर लो, जिसे भी। तो इस वक्त आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ सीधा रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का, जहां पर शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है। हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्र हित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है। 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। परंतु आज जो प्रमाण सामने आया है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। आज एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक आरटीआई का जो रिप्लाई आया है, जिस आरटीआई को फाइल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभाशाली अन्नामलाई जी ने किया था, उस तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से कच्चा थीवू द्वीप मामले को उठाते हुए वो नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाती है जो एक समय में अंग्रेज अपनाते थे। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के बीच में दरअसल तमिलनाडु में कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का जो पूरा मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आरटीआई से मिले इस जवाब में खुलासा यह हुआ है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कच्चा थीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये हर भारतीय के लिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली तथ्य है। प्रधानमंत्री ने आगे अपने इस पोस्ट में लिखा कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। और वहीं आपको बता दें कि 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कच्चा थीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कैसे सदन के सामने रखे थे इस वक्तव्य से जुड़े हुए चौंकाने वाले तथ्य। डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ थीवू वापस ले आइए। एक कच्छ थीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था।
और वहीं कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने कच्चा थीवू स्वेच्छा से छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है। साथ ही उन्होंने लिखा कि कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। वो केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन और इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान का। प्रियंका गांधी क्या कुछ कहने आई सुनते हैं। जो वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं, इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी। वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को इस वक्त आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त इंडी गठबंधन की ये लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है, जहां पर मंच पर कई सारे पार्टियों के जो नेता हैं इंडी गठबंधन में जो शामिल हैं वो इस वक्त मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मामले पर कांग्रेस और डीएमके को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि श्रीलंका को कच्चा थीवू सौंपने में इन दोनों की मिलीभगत थी। के अन्नामलाई ने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में रही, उसे हमारे देश की सीमा, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने की जरा भी चिंता नहीं थी। उन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए कुछ नहीं किया। A historically important area of Tamil Nadu, in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously ceded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी जी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जब ये सम्मान दिया जा रहा था तो गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बहुत खास था। ये सम्मान हमारे देश की प्रगति में उनके योगदान की मान्यता है। लोक सेवा के प्रति उनका समर्पण और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है और मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कई दशकों में मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की, यानी कि 24 की चुनौती की। तो 24 की चुनौती में बात करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी यूपी के मेरठ में रैली कर लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं और ये रैली इसलिए भी बेहद खास और अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली होगी। मेरठ की इस रैली में आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी पहली बार पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर नजर आएंगे। इस रैली के सहारे प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी से हरियाणा, पूर्वांचल और पूरे देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। खासकर ओबीसी वोटरों को साधने का हर प्रयास भी होगा। आपको बता दें कि मेरठ को पश्चिमी यूपी का गेटवे भी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पहली चुनावी रैली उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगी, यानी कि कहा जा सकता है कि जो चुनावी प्रचार है उसका आज आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आएंगे, लेकिन साथ ही जयंत चौधरी भी इस दौरान वहां पर हमें देखने को मिलेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन की रैली को आज संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको अपने वोट का चुनाव सही तरीके से करना होगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। और वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अगर आप सब इंडी गठबंधन को मौका देते हैं तो हम सब मिलकर एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उन्होंने अपने पति के संदेश को पढ़कर सुनाया और इस संदेश में उन्होंने कहा कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम, गरीबों को बिजली फ्री, हर गांव हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल समेत 140 करोड़ भारतवासियों को इंडी गठबंधन की ओर से 6 गारंटी देता हूं। ये गारंटी हम अगले 5 वर्ष में पूरी करेंगे। अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। और वहीं रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में ऐसा हाल है कि बिना किसी कार्रवाई के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की इस रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन हिम्मत से लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा? और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी है, सुनीता जी है, आप चिंता मत करो, सिर्फ हमें नहीं पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित इस रैली पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये रैली लोकतंत्र नहीं, परिवार तंत्र को बचाने के लिए आयोजित की गई है। जो पार्टी अपने दल के अंदर परिवार के बाहर के लोगों को उचित पद और स्थान नहीं देते हों, वो लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। और वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इस इंडी गठबंधन की रैली पर आगे कहा कि ये वो उन लोगों की रैली है जो पिछले 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस रैली में शामिल हो रहे हैं। कल तक जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे, जिनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू जी उनके गुरु हैं। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है। क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में हो रही इस इंडी गठबंधन की महारैली को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, उन्हीं से अब गले मिल रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग किस बात पर रैली कर रहे हैं? कल जो ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं, हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहां पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी के कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूं, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? कि वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था? और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बीते शनिवार को ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल की लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें कटक से भरथरी मेहताब, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, पटियाला से परनीत कौर को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं भाजपा ने अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को अमृतसर लोकसभा सीट से और हंसराज हंस को फरीदकोट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी।
कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफल